नमस्कार दोस्तों। आज हम BLS इंटरनेशनल का स्टॉक एनालाइज करेंगे। BLS इंटरनेशनल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ का है और ये कंपनी ऑपरेट करती है ट्रैवल्स एंड टूरिज्म सेगमेंट में, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेगमेंट्स में। सो फॉर एग्जांपल, आपको अगर किसी कंट्री में ट्रैवल करना है घूमने फिरने के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, तो आपको उस कंट्री का वीज़ा लगेगा और जो काउंसलेट या फिर एम्बेसी आपको वीज़ा इशू करेगी, उसका एक जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग का जो पूरा काम होता है या फिर जो पूरा एंड टू एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, वो लोग BLS इंटरनेशनल जैसे कंपनीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं और ख़ुद अपने पास सबसे जो क्रिटिकल काम है, जो कोर काम है, ये डिसाइड करना कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है, वो अपने पास रख लेते हैं। राइट। तो BLS इंटरनेशनल ये कंपनी फाउंड हुई थी 2005 में, तो करीबन 20 साल पुरानी कंपनी है। राइट। और इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप पिछले साल का देखोगे, पिछले 4 क्वार्टर्स का देखोगे, तो करीबन 10% है। मुझे लगता है 10% एक काफ़ी कम सेल्स ग्रोथ है। मैं नॉर्मली वो कंपनीज़ को पढ़ने की कोशिश करता हूँ जिसका सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट 25% हो और कहीं ना कहीं वो गारंटी दे, गारंटी तो नहीं बोल सकता हूँ, कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबिलिटी दे कि अगले 2 से 3 साल तक ये 25% या 25% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आए। तो अगर आप उस महीने में देखें तो BLS इंटरनेशनल का पिछले 1 साल का सेल्स ग्रोथ सिर्फ 10% है, भले पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ उसका 52% है। राइट। बट कंपनी का कॉन कॉल्स, कंपनी के बारे में जानकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2 से 3 सालों तक कंपनी फिर से 25% या 25% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ देने की क्षमता रखती है। राइट। और ये उनके कुछ 4 या 5 इनिशिएटिव्स या 4 या 5 डायरेक्शनल इनिशिएटिव्स जो कंपनी के मैनेजमेंट ने लिए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है। राइट। तो अगर आप इंटरनेशनल टूरिज़्म की बात करें तो पिछले 20 सालों से इंटरनेशनल टूरिज़्म या इंटरनेशनल ट्रैवल स्पेसिफिक जो है वो करीबन 5% कैगर से बढ़ रहा है। राइट। एक माइनर ब्लिप आया था 1920-21 में कोविड की वजह से, बट वो उसके बाद 21-22 के बाद फिर से वो 5% कैगर से ग्रो करना शुरू कर दिया। राइट। तो ये जो मैक्रो टेलविंड है ट्रैवल के पीछे, ये काफ़ी सिक्योर्ड, सेफ, सस्टेन्ड टेलविंड है और ये अगले 20 साल तक इसी परसेंटेज से चीज़ें ग्रो होती रहेगी एज़ कम्पेयर टू एज दे हैव ग्रोन इन द पास्ट एज वेल। तो ये काफ़ी एक टेलविंड जो है इंटरनेशनल ट्रैवल का, ये काफ़ी सिक्योर टेलविंड है। ये कोई एक्सप्लोजिव टेलविंड नहीं है, ये कोई डिसमिसिव टेलविंड नहीं है, ये काफ़ी सस्टेन्ड कंसोलिडेटेड टेलविंड है 5% कैगर का। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज़ है, ये जो सेक्टर जो है वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज का, ये काफ़ी नीश सेक्टर है। इसको एग्जिस्टेंस में आके कुछ एक 25-30 साल हुए। उसके पहले काउंसलेट्स ही अपना वीज़ा प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग करते थे। राइट। तो ये काफ़ी एक नीश सेक्टर है और 2010 में करीबन 22% ऑफ द टोटल वीज़ा दैट वर प्रोसेस्ड बाय ऑल दीज वीज़ा सर्विसेज एजेंसीज। और अगर आप देखो रिसेंटली नंबर जो 2024 का नंबर है वो 40% है। तो एक तरीके से ये एक अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट है जिसमें बहुत रूम ऑफ पेनिट्रेशन है। ये 40% 60 होगा, 60 का 80 होगा, 80 का 100 होगा। राइट। तो इसमें काफ़ी रूम, देयर इज़ इनफ रूम फॉर पेनिट्रेशन एंड दिस इज़ अ फेयरली अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट और अ सेक्टर। राइट। इस सेक्टर के डायनामिक्स भी थोड़े अलग है। तो इसके जो टॉप 3 प्लेयर्स है वो 90% मार्केट शेयर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये फेयरली ऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसमें बैरियर्स टू एंट्री जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि इन गवर्नमेंट्स के साथ काम करने के लिए, फॉरेन ऑफिसेस के साथ काम करने के लिए आपको रेपुटेशन चाहिए, आपको आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए, जो BLS इंटरनेशनल जैसे कंपनीज़ ने ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स बनाई है। तो इसका जो मार्केट लीडर है वो VFS ग्लोबल है। अगर आप लोगों ने कहीं पर ट्रैवल किया होगा इंटरनेशनली तो आई एम श्योर आपको VFS ग्लोबल के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने वीज़ा के लिए कॉन्टैक्ट किया होगा। राइट। तो VFS ग्लोबल एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, करीबन 55% मार्केट शेयर है उनका। BLS इंटरनेशनल कहीं ना कहीं सेकंड आती है करीबन 12% मार्केट शेयर से। राइट। तो काफ़ी एक फ्रॉम अ सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। फ्रैगमेंटेशन बिल्कुल नहीं है इस सेक्टर में। 90% जो मार्केट शेयर है वो टॉप 3 प्लेयर्स ही लेके जा रहे हैं। राइट। तो कंपटीशन बेसिकली ये 3 प्लेयर्स में ही होगी। राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कंपनीज़ जो है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं एम्बेसीज़ के साथ, कंट्रीज़ के साथ। राइट। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते हैं। तो करंटली BLS इंटरनेशनल करीबन 46 कंट्रीज़ में एग्जिस्टिंग है, 46 जुरिस्डिक्शंस में इनका एक तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं और 66 कंट्रीज़ के लिए टोटल ये कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नए जोग्राफीज़ में जाना चाहेगी।
राइट। और जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, उनको वो एक हायर प्राइस पे, एक हायर वैल्यू पे वो लोग रीनेगोशिएट करेंगे। तो अगले 1 से 1.5 साल में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट अगले 1.5 से 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिन्यूअल पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये रीनेगोशिएट करके वो लोग इंडियन एम्बेसी को भी कन्विंस करेंगे कि उन्होंने जो भी पास्ट परफॉर्मेंस दिया है उसको वो कंटिन्यू करेंगे एज टाइम गोज़ बाय, राइट। तो कंपनी ने नए जोग्राफीज़ में जाने के लिए 1 से 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है उनका जो उन्होंने एक्विजिशंस किए। तो उन्होंने एक टर्की बेस्ड कंपनी आई डेटा को अक्वायर किया है, जिसका प्रभुत्व, जिसका जो सिग्निफिकेंस यूरोपियन मार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो BLS इंटरनेशनल कहीं यूरोपियन मार्केट्स में कमज़ोर पड़ रही है, तो उन्होंने एक टर्की बेस्ड कंपनी को अक्वायर किया, जिसका यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि यूरोप एक बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है। टूरिज़्म होता भी है वहाँ पे, टूरिस्ट जाते भी हैं और वहाँ से टूरिस्ट निकलते भी है, राइट। और टोटल जो वीज़ा प्रोसेसिंग का जो मार्केट है उसमें से 80% जो है वो टूरिज़्म के लिए ही होता है। 20% आपका इमिग्रेशन या फिर एजुकेशन वगैरह चीज़ों के लिए होता है। तो 80% आप टूरिज़्म की ही बात कर रहे हो, राइट। तो आई डेटा के एक्विजिशन के बाद BLS इंटरनेशनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी यूरोपियन मार्केट्स में, राइट। दूसरी एक और कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, सिटीजनशिप इन्वेस्ट नाम की। तो ये एक मिडल ईस्टर्न बेस्ड कंपनी है जो कि आपके नेशनैलिटी या फिर सिटीजनशिप पे काम करती है। तो पिछले कोविड के बाद स्पेशली दुनिया भर में इतने सारे जो भी मिलेनियर्स बने हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, वो लोग HNIs या UHNIs बोल सकते हैं हम लोग इनको। ये लोग डुअल सिटीजनशिप के लिए बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में डुअल सिटीजनशिप बहुत ज़्यादा काम आती है, राइट। तो सिटीजनशिप इन्वेस्ट के पास पिछले 1 साल में करीबन 40,000 या 45,000 एप्लीकेशंस आए थे फॉर नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप इन मल्टीपल कंट्रीज़, बट ये लोग सिर्फ 450 ही प्रोसेस कर पाए थे, इतना बैंडविड्थ का इशू था। तो BLS इंटरनेशनल ने इस कंपनी को काफ़ी अच्छे मल्टीपल्स में एक्वायर किया, और BLS इंटरनेशनल का ये प्लान है कि ये नॉट ओनली दे विल टेक अहेड द सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी सेगमेंट अहेड, बट वो लोग जो भी अंडरस्टैंडिंग है सिटीजनशिप इन्वेस्ट की अपने खुद के कैटेगरी में, वो लोग अपने कस्टमर बेस में क्रॉस सेल करेंगे या फिर अपसेल करेंगे, राइट। क्योंकि इनका कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये 20 साल पुरानी कंपनी है, राइट। तो जो भी एक कैटेगरी उन्होंने इनऑर्गेनिकली एक तरह से एक्वायर की है सिटीजनशिप इन्वेस्ट में, वो कैटेगरी को वो लोग अच्छी तरह से कैपिटलाइज करेंगे खुद के कस्टमर बेस को काइंड ऑफ एंकर बना के, राइट। तो ये सारे मेजर इनिशिएटिव्स कंपनी कर रही है, और वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो 80% बनता है इनके टॉप लाइन का। तो इनके जो रेवेन्यूज़ आते हैं उसका 80% सिटीजनशिप कह रहा हूँ, वीज़ा प्रोसेसिंग से आता है, राइट। 20% जो आता है वो डिजिटल सर्विसेज से आता है। तो क्या हो, रिसेंटली फॉर एग्जांपल इंडिया में गवर्नमेंट टू सिटीज़न इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो फॉर एग्जांपल आपको आधार पे आपका एड्रेस अपडेट करना है या फिर नाम अपडेट करना है, तो आपका ये अपडेशन जो भी है ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं करेगा। गवर्नमेंट अपना ये काम जो है BLS इंटरनेशनल जैसे कंपनीज़ को आउटसोर्स करती है, राइट। तो ये कंपनी जो है अपने टच पॉइंट्स रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में बनाती है, ताकि जो भी रूरल एरिया में नए बैंक अकाउंट्स खुले पिछले 10 सालों में, राइट, उसमें एक बहुत क्रिटिकल काइंड ऑफ योगदान BLS इंटरनेशनल कर रहा है, राइट। तो ये जो सेगमेंट है ये करीबन 20% देता है रेवेन्यूज़ टॉप लाइन को, और ये भी इनका प्लान है कि यहाँ पे भी थोड़े कुछ एक्विजिशंस करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाया जाए, राइट। तो ये जो 25% की मैंने बात करी थी इनिशियली, मुझे कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्टेबिलिटी दिख रही है इन सब इनिशिएटिव से कि ये 25% ग्रोथ कहीं ना कहीं ये लोग अगले 2 या 3 साल में वापस लेके आ सकते हैं कंपनी में, राइट। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट मेट्रिक, फाइनेंशियल मेट्रिक हम जो बात करेंगे वो है अर्निंग्स ग्रोथ का, राइट। तो अगर आप इस कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ध्यान से देखने की या समझने की ज़रूरत है, राइट। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 7% था 2015 में, और धीरे धीरे बढ़ के वो 2024 में करीबन 21% हुआ। और ये सिक्लिकल नहीं है, ये 21 का 7 फिर से नहीं बनेगा, और इसके कारण है, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि ये जो इनका वीज़ा प्रोसेसिंग जो एक तरह से सर्विस है इनकी, उसमें ये लोग करीबन 30% एबिटा मार्जिन रखते हैं,
और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है वैल्यू एडेड सर्विस से। सो फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो ये लोग आपको पूछेंगे कि आप ऑफिस आएंगे कि हम आपके घर पे आ जाए। अगर ये लोग आपके घर पे आ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करेंगे, राइट। अगर आप उनके ऑफिस में जा रहे हो तो आपको कहेंगे कि आपको जनरल लाउंज में जगह दें या फिर प्रीमियम लाउंज में जगह दें। तो अगर आप प्रीमियम लाउंज सेलेक्ट करेंगे तो आपको प्रीमियम लाउंज में जगह देंगे, ऑब्वियसली उसके लिए चार्जेस अलग से होंगे, राइट। आप लेट्स से स्पेन या फिर इटली में ट्रैवल करने जा रहे हो तो वहाँ की भाषा आपको नहीं पता होगी, राइट। तो ये जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग में या फिर वीज़ा मिलने के प्रोसेस में जो भी ट्रांसलेशन सर्विसेज है वो ये कंपनी आपको देगी, और कहीं ना कहीं आपको ये वैल्यू एडेड सर्विसेज से वो लोग आपसे रेवेन्यू काइंड ऑफ या फिर अपने लिए रेवेन्यू एक तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं दीज ऑल लीड टू मार्जिन एक्सपेंशन, दीज आर ऑल वैल्यू एडेड इनिशिएटिव्स। इससे आपका टॉप लाइन इंप्रूव होता है। दिस इज़ नॉट वॉल्यूम ग्रोथ बट दिस इज़ वैल्यू ग्रोथ। एक ही कस्टमर को और ज़्यादा सर्विसेज बेच के उससे ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं, तो दिस इज़ वैल्यू ग्रोथ। प्लस आपका मार्जिन एक्सपेंशन इससे काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हो, राइट। सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वी हैड डिस्कस्ड बिफोर कि ये जो एक्विजिशंस कर रहे हैं तो जो सिटीजनशिप इन्वेस्ट है और जो आई डेटा है उनके जो मार्जिन्स है वो BLS इंटरनेशनल से कहीं कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो BLS इंटरनेशनल का EBITDA जो है 30% है ऑन ऑल द वीज़ा प्रोसेसिंग दैट इट डज, राइट। दीज टू कंपनीज हैव मार्जिन्स मोर देन 40%। तो जैसे ये नंबर्स इंटीग्रेट हो जाएंगे और जैसे ये कंपनीज इंटीग्रेट हो जाएंगे BLS इंटरनेशनल के साथ, राइट, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक क्लियर कट स्टोरी इनके नैरेटिव से, इनके कॉन कॉल से क्लियर कट दिख के आ रही है एक्विजिशन से, राइट। एक कपल ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है इसमें, there are two models in which they operate. One is the direct model and other is the partnership model. Direct model में क्या होता है कि इनके जो भी सेंटर्स होते हैं वीसा प्रोसेसिंग सेंटर्स, इन पे ये पूरा कंट्रोल रखते हैं। मतलब ये लोग ही लीज पे ये सेंटर्स खरीदते हैं और एकदम ऑपरेशंस एफिशिएंटली चलाकर ये लोग एक जो भी एक रेवेन्यू शेयर जो है एम्बेसी या फिर काउंसलेट को देते हैं। दूसरा एक जो होता है वो पार्टनरशिप में होता है कि काउंसलेट बोलता है कि हमारा एक ऑफिस है, आप लोग बस आपका जो भी रिसोर्सेज है वहाँ पे लेकर आइए और आप लोग प्रोसेस कीजिए, बट हमको एक ज़्यादा पाई दीजिए, एक बड़ा रेवेन्यू शेयर दीजिए। तो कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ किया है कि जो डायरेक्ट मॉडल है, जो एक तरह से खुद का मॉडल है, खुद ही एंड टू एंड ऑपरेट करेंगे, वो काफ़ी एक कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है और इनका यूनिट इकोनॉमिक्स उस पर काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। तो 70% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल द सेंटर्स दैट दे ऑपरेट आर इन द डायरेक्ट मॉडल, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल completely phase out, right, or try to phase out the partnership model because it is not cost efficient for them. तो एक तरह से ये कंपनी जो है बहुत एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। कोई भी सेंटर का जो भी केपेक्स है ये लोग कोई भी रियल एस्टेट खरीदते नहीं है, राइट, ये लीजिंग पे काम करते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे इनका डेप्रिसिएशन नंबर्स भी है या डेप्रिसिएशन एज अ फाइनेंशियल मेट्रिक भी हो, काफ़ी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं हो रहा है डेप्रिसिएशन, राइट। और ये जो भी एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं दो कंपनीज़ का जो हमने डिस्कस किए, दोज एक्विजिशंस हैव बीन डन बाय इंटरनल कैश अक्रूवल्स। इसके लिए ना किसी बैंक पे जाके कर्ज लिया है, ना किसी एक शेयर होल्डर का इक्विटी डाइल्यूट किया है, इनके पूरे बैलेंस शीट से ही फंड होके वो एक्विजिशंस हुए। इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है इनका कैश फ्लो पे बहुत लिमिटेड है। इसलिए इनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 19% है, राइट। कई सारे बिजनेसेस देखे हैं बट किसी का भी 19 या 20% या फिर बहुत कम कंपनीज़ का 19 या 20% तक नेट प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, राइट। नॉर्मली 3%, 7%, 4% पे ही NPM सिमट जाता है बहुत सारे कंपनीज़ का। तो BLS इंटरनेशनल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ में भी एक डायरेक्शन, एक काइंड ऑफ रेजिलियंस दिख रहा है एज वी गो हेड, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिटर्न रेशियोज, अगर आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें, रिटर्न ऑफ इक्विटी एक लॉन्ग टर्म मेट्रिक है, ये एक शॉर्ट टर्म मेट्रिक नहीं है। तो पिछले 1 साल का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख के फ़ायदा नहीं है, मैं पिछले 5 साल का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखूंगा। और पिछले 5 साल का रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है 25% है, जो कि एक इम्प्रेसिव रिटर्न ऑफ इक्विटी है। इसका मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपये इस कंपनी में डाले होंगे तो साल दर साल इसको 25 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा, राइट। एक सस्टेनेबल काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल दिखता है। एक और चीज़ रिटर्न ऑफ इक्विटी में क्लियर कट दिख के आती है कि इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी इनके सेल्स ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है, राइट। तो पिछले 5 साल का, जैसे मैंने कहा, रिटर्न ऑफ इक्विटी 25% है और पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 16% है। इसका मतलब ये है कि कंपनी में पैसा आ रहा है 25% से, बट
लागत जो है सेल्स ग्रोथ में लग रहा है पैसा वो 16% से। इसके वजह से अगर 25 रुपये घर में आ रहे हैं और अगर 16 रुपये लग रहे हैं घर के जो भी लाइवलीहुड सस्टेन करने में, तो आपको किसी बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका इक्विटी डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ सस्टेनेबल हो अपनी बिजनेस चलाने के लिए। तो एक तरीके से इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो काफ़ी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, राइट। इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस साल का 31% है। मतलब एक तरह से अगर 100 रुपये बिजनेस में लगाए हैं तो 31 रुपये का रिटर्न मिला है उस बिज़नेस से। और वो 31 रुपये का जो रिटर्न मिला है उसका आप करोगे क्या? डिविडेंड दे दोगे इन्वेस्टर्स को? तब दे सकते हैं जब आपको पता नहीं कि आपको करना क्या है। बट ये कंपनी ने जिस तरह के एक्विजिशंस किए, इससे समझ में आ रहा है कि कंपनी को काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि उसके आगे करना क्या है। तो ये जो भी 21 या 31 रुपीज़ से जो 31% रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको बहुत अच्छी तरह से कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है न्यू एक्विजिशंस में। तो इनका री इन्वेस्टमेंट रेट जो है 42% है करंटली। बट आई थिंक द काइंड ऑफ एक्विजिशंस दैट दे आर डूइंग, ये 42% से ईजिली 70 to 80% हो जाएगा अगले 1-1.5 साल में, राइट। तो कंपनी डिविडेंड यील्ड कंपनी का ऑलमोस्ट बहुत कम है, मिनिमल है, नहीं तो नहीं है, राइट। डिविडेंड नहीं देती है, बट जो भी पैसा कमाती है कंपनी अपने बिजनेस से वो री इन्वेस्ट कर देती है अपने बिजनेस में। इसके बारे में काफ़ी क्लियर दिख रहा है मैनेजमेंट, राइट। When you talk about the working capital cycle, the working capital cycle is a negative working capital cycle. इसका मतलब ये है कि आप जब वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जाते हो तो कंपनी आपसे $40 या $60 पहले कलेक्ट कर लेती है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा प्रोसेस कर दिया और फिर 15 दिन के बाद आपसे $40 या $50 जो भी उनका फ़ी है वो कलेक्ट करेगी। इससे क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ नहीं होते कंपनीज़ को। इट वर्क्स ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। सबसे पहले आपसे पैसा लेती है, फिर अपने वेंडर को जो यहाँ पे काउंसलेट या फिर एम्बेसी है 15 दिन 20 दिन 45 दिन जो भी है उनको फिर प्रोसेस करती है। तो कंपनी के पास यहाँ पे फ्लोट होता है। इट वर्क्स ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल विच गिव्स एडिशनल स्ट्रेंथ टू इट्स बिजनेस मॉडल, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। इसके पास कैश फ्लोज फ्री में है, आई मीन फ्री मतलब फ्री कैश फ्लोज है, राइट। और एक स्मॉल कैप कंपनी के करीबन 15,000 करोड़ की ये कंपनी जो है, इसके पास एक फ्री कैश फ्लो कंपनी होना एक इस फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन इन्वेस्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी एक अच्छी बात है, मैं कहूँगा ये, राइट। इसका बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेट ऑलमोस्ट मिनिमल है या फिर नहीं है, नहीं के बराबर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अराउंड 40% है, विच अगेन इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट। बात अगर ओनरशिप की या फिर वैल्यूएशन की कहे तो ओनरशिप पिछले करीबन 2 से 3 सालों में जो प्रमोटर की ओनरशिप है वो थोड़ी कम हुई है 3% से। और वो इसलिए कम हुई क्योंकि ये जो भी एक्विजिशंस करना है उनके लिए उनको फंडिंग लगी होगी, तो उन्होंने वही अपने पैसे जो है या फिर अपने शेयर्स को कुछ बेचकर उसमें वो लगा दिए होंगे एक्विजिशंस में, राइट। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिटेल फ्लोट जो है इसमें सिर्फ 10% का है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जिस स्टॉक में कम हो वो अच्छी बात है। वो 10% मैक्सिमम 12% इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि रिटेल अगर स्टॉक खरीदता है और वो तो थोड़ा भी अगर स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है तो बहुत वॉलेटाइल करके बेच देते हैं लोग, राइट। तो वी वांट टू सिलेक्ट और वी वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विच हैव अ लेसर रिटेल पार्टिसिपेशन एंड BLS इंटरनेशनल इज़ वन ऑफ दैट, राइट। इनका जो PE जो है वो भी काफ़ी डिसेंट है, 42 का PE है, राइट। अगर आप इंडस्ट्री PE देखें तो अराउंड 39 का है। मुझे नहीं लगता कि फॉर अ फ्री कैश फ्लो कंपनी 42 का PE इज़ अ वेरी हाई PE, एक रीजनेबल PE है और एक डिसेंट स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ठीक ठाक दिखता है, राइट। दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट BLS इंटरनेशनल। अगर ये इफ़ यू फाउंड इट ऑफ एनी वैल्यू प्लीज़ like and share this video and subscribe to this channel for more such videos. Thank you very much for your time. Take care. Bye.